तो आइए आज के इस स्रोतों के अध्ययन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से। साल 1921 का समय है। सर्दियों के दिन और बनारस की एक अदालत का कमरा है। वहाँ एक भारी और दमघोटू सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल। सामने एक ऊंची सी कुर्सी पर एक कड़क अंग्रेज जज बैठा है, पारसी मजिस्ट्रेट MP खरेघाट। और कटघरे में कौन है? एक दुबला पतला सा महज 15 साल का लड़का। पुलिस उसे सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पकड़कर लाए थे। और अंग्रेज अफसरों को तो यही लग रहा होगा कि ये बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह इस खौफनाक माहौल को देखकर गिड़गिड़ाएगा या माफी मांगेगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें यही लगा था। लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट जाता है जब वो मजिस्ट्रेट पूरे रोब से उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बिना डरे अंग्रेज जज की आंखों में आंखें डालकर एक गूंजती हुई आवाज में जवाब देता है, आजाद। क्या बात है। कुछ सेकंड तक उसे देखता रह जाता है। फिर वो चिढ़कर पूछता है, तुम्हारे पिता का नाम? लड़का कहता है, स्वतंत्रता। और जब घर का पता पूछा जाता है तो जवाब आता है, जेल। मतलब इस एक पल ने जैसे उस अदालत की दीवारों को हिला कर रख दिया। अंग्रेज अफसर भी सन्न रह गए कि एक बच्चा उनसे इस तरह बात कैसे कर सकता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, मतलब ये ब्रिटिश सत्ता के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। उन 3 शब्दों ने उस लड़की की पूरी पहचान को हमेशा के लिए मिटाकर एक नई पहचान गढ़ दी थी। एकदम सही कहा। और हमारे स्रोतों के इस गहन विश्लेषण का आज एक ही मिशन है। हम यह समझना चाहते हैं कि कैसे अदालत के उस एक पल ने बनारस के एक साधारण से संस्कृत छात्र को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े खौफ में बदल दिया। बिल्कुल, और इसके लिए हम आज कुछ बहुत ही अहम दस्तावेजों को देखेंगे। हाँ, हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों, नई किताबों और हाल ही में सामने आई पुलिस और CID फाइलों को खंगालेंगे जो इस कहानी के कुछ अनसुने सच सामने लाते हैं। मतलब अगर इसे एक एनालॉजी से समझे ना, तो ये किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा है। हाँ, एक ओरिजिन स्टोरी। हाँ, जैसे कोई आम इंसान एक गहरे आघात के बाद हमेशा के लिए अपना पुराना रूप छोड़कर एक नकाब पहन लेता है और एक अमर प्रतिज्ञा ले लेता है। यहाँ वो नकाब आजाद नाम का था। ये सुपर हीरो एनालॉजियां बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी का वजूद लगभग खत्म ही हो गया था। वो एक विचार बन गए। लेकिन इस ओरिजिन स्टोरी को समझने के लिए हमें बनारस की अदालत से थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे मतलब उनके बचपन की तरफ? हाँ, मध्य प्रदेश के भावरा गांव का ये लड़का आखिर बनारस की उस अदालत तक पहुंचा कैसे? अगर हम स्रोतों को देखें तो उनके माता पिता पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ही पारंपरिक थीं। मतलब वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ पारंपरिक पढ़ाई करे। इसके काशी विद्यापीठ भेजा गया था ताकि वो व्याकरण और वेद पढ़े। अच्छा, लेकिन जो लड़का घंटों गंगा में तैरता था और रामायण महाभारत की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, वो अचानक 1921 के असहयोग आंदोलन में सड़कों पर पत्र क्यों चला रहा था? मतलब 1 मिनट के लिए मुझे यहाँ रोकिए और ये समझाइए कि व्याकरण रटने वाला छात्र अचानक बागी कैसे बन गया? ये कोई किशोर उम्र की बगावत थी क्या? नहीं, इसे सिर्फ एक किशोर उम्र की बगावत कहना गलत होगा। इस बदलाव को समझने के लिए हमें उस समय के बनारस के पूरे इकोसिस्टम को देखना होगा। इकोसिस्टम? हाँ, मतलब 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश के युवाओं के अंदर एक ऐसा मानसिक घाव कर दिया था जिसने हर पारंपरिक सपने को तोड़ दिया था। बनारस उस समय सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं था, वो राजनीतिक और बौद्धिक चर्चाओं का एक बहुत बड़ा जंक्शन था। वहां देश भर से छात्र आते थे। समझ रही हूँ। मतलब एक तरह का मेल्टिंग पॉट था। बिल्कुल। और जब 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका तो उन्होंने विशेष रूप से छात्रों से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने को कहा। तो ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था? एकदम नहीं, ये एक बहुत ही सुसंगठित राष्ट्रीय जागृति थी। गांधी जी के आह्वान ने एक ऐसा वैचारिक ढांचा तैयार किया जहां एक छात्र को यह महसूस होने लगा कि श्लोक रटने से ज्यादा जरूरी देश की आजादी है। हाँ, मतलब प्राथमिकताएं बदल गई थी। सही कहा। वो लड़का उस सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया था।
वो कोई गुमराह किशोर नहीं था, बल्कि वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसका अपनी शिक्षा व्यवस्था और ब्रिटिश न्याय प्रणाली से पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। और यही मोहभंग उसे सीधे मजिस्ट्रेट खरेघाट की अदालत में ले गया। बिल्कुल। जब उस लड़के ने अपना नाम आजाद बताया तो जज गुस्से से लाल हो गया और उसने कोड़े मारने की सजा सुनाई। स्रोतों में उस दृश्य का जो वर्णन है वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बहुत ही दर्दनाक था वो। हाँ, उस छोटे से लड़के को एक खंभे से बांध दिया गया। हर बार जब कोड़ा उसकी नंगी पीठ पर पड़ता तो चमड़ी उधड़ जाती थी। अंग्रेज सोच रहे थे कि कुछ वार के बाद ये बच्चा दर्द से चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। हर चोट के साथ उस लड़के के मुंह से दर्द की चीख के बजाय सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे निकल रहे थे। कुछ स्रोतों में महात्मा गांधी की जय का भी जिक्र है। वहां मौजूद भारतीयों की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षण था। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रिटिश दंड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शारीरिक पीड़ा देना नहीं था। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मकसद था सार्वजनिक रूप से अपमानित करके इंसान का मनोबल तोड़ना। लेकिन उस 15 साल के बच्चे ने उस शारीरिक पीड़ा को अपने हथियार में बदल दिया। हर कोड़े के साथ उसकी आवाज का तेज होना असल में ब्रिटिश सत्ता की हार थी। क्या बात है, एकदम सही कहा। और यहीं पर ऐतिहासिक शोध कुछ बहुत ही दिलचस्प मिथक बनाम यथार्थ की परतें खोलते हैं। ओहो, मिथक बनाम यथार्थ। हाँ, यहाँ आईपीएस अधिकारी प्रताप गोपेंद्र की हालिया किताब का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी किताब सीधे सीआईडी और अभिलेखागार के रिकॉर्ड्स पर आधारित है। और वो रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, लोक कथाओं और आम कहानियों में हमने हमेशा सुना है कि उन्हें 15 या कुछ जगह 50 कोड़ों की सजा मिली थी। लेकिन अभिलेखागार के दस्तावेज बताते हैं कि कानूनी रूप से कोड़ों की असल संख्या 12 थी। अच्छा, 15 नहीं 12 कोड़े थे। इतिहास में अक्सर जनश्रुतियां भावनाओं के हिसाब से आंकड़े बदल देती हैं ना? बिल्कुल। लेकिन जो बात रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि आजाद को सिर्फ एक बार सजा नहीं मिली थी। सच में? मतलब और भी सजाएं मिली थी? हाँ, 1921-22 के सत्याग्रह के दौरान उन्हें एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग बार सजा मिली थी। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो लड़का सिर्फ एक बार भावनाओं में बहकर भीड़ का हिस्सा नहीं बना था। वो बार बार सड़कों पर जा रहा था। आज की कानूनी भाषा में कहें तो वो ब्रिटिश सरकार के लिए बाकायदा एक रिपीट ऑफेंडर बन चुका था। वो जानबूझकर सिस्टम से टकरा रहा था और इसी टकराव ने उन्हें रातों रात एक नायक बना दिया। स्रोतों के अनुसार जब वो जेल से बाहर आए तो मर्यादा नामक अखबार ने उनकी तस्वीर छापी। मर्यादा अखबार। हाँ, और उस तस्वीर का कैप्शन दिया, वीर बालक आजाद। उसी दिन उस लड़के ने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी कसम जिसने आने वाले पूरे दशक का इतिहास तय कर दिया। उसने कसम खाई कि अंग्रेज पुलिस उसे कभी जीते जी हथकड़ी नहीं पहना पाएगी। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। जो लड़का गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में शांति से कोड़े खा रहा था, वो अचानक बंदूकों, बमों और सशस्त्र क्रांति की तरफ कैसे मुड़ गया? इस मोड़ का सीधा संबंध 1922 की चौरी चौरा घटना से है। चौरी चौरा, हाँ। जब एक उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी तो गांधी जी ने रातों रात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने पूरे देश के युवाओं को गहरे सदमे और निराशा में डाल दिया। अगर हम इसे डिकोड करें तो इन युवाओं को लगा कि उनके बलिदान और वो जो कोड़ों की मार उन्होंने सही थी वो सब व्यर्थ चली गई। मतलब एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी उस वक्त। एकदम सही पकड़ा आपने। और उसी शून्यता में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का। HRA। राम प्रसाद बिस्मिल और शचींद्रनाथ सान्याल जैसे दिग्गज विचारकों ने युवाओं को यह समझाया कि सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध से ब्रिटिश साम्राज्य जैसी क्रूर सत्ता को नहीं उखाड़ा जा सकता। आजाद इस विचारधारा से गहराई से जुड़ गए। और फिर 1925 में HRA ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, है ना, जहां ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। बिल्कुल। और आजाद इस ऑपरेशन का बहुत अहम हिस्सा थे। लेकिन इसके बाद पुलिस का जो क्रैकडाउन हुआ
उसने संगठन की कमर तोड़ दी। बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां जैसे शीर्ष नेताओं को फांसी दे दी गई। और यहीं पर मुझे हमारी वो स्टार्टअप वाली एनालॉजी वापस लानी है। काकोरी के बाद एचआरए एक ऐसे अंडरग्राउंड स्टार्टअप की तरह हो गया था जिसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो जेल में था या फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और पुलिस उसे पूरी तरह बंद करने पर आमादा थी। और इस एनालॉजी को अगर हम थोड़ा और विस्तार दें तो चंद्रशेखर आजाद अब इस बिखरे हुए अंडरग्राउंड स्टार्टअप के नए